हेरिडिटी इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ऐसा होता है क्या? हाँ, सुनने में तो सही लग रहा है भैया, ऐसे ही होता होगा। फॉल्स। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज डैश टू डैश बीसी दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन और हिडन इन डैश रिप्रोडक्शन। तो कितने? 8000 से लेके 1000 तक। ये काउंटिंग कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट बीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हिडन इन कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइवल काउज आर ऑफ डैश स्टेट एंड आर सिलेक्टेड टू डैश। तो कौन सी स्टेट की है? पंजाब की। किससे सिलेक्ट होती है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ये सिलेक्ट हुई है। जर्जन मेंडल एक्सपेरिमेंटेड ऑन डैश फॉर डैश नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम ईयर डैश टू डैश। तो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? हमारी प्यारी मटर के ऊपर, गार्डन पीस के ऊपर। और कितने साल? 7 सालों के लिए। कब से कब तक? ये नीट में पूछा जा चुका है 1856 से लेकर के 1863। तो 6 यहाँ पे सही में रहेगा, सीधी बात, इससे तुम्हें याद हो जाएगा 56 और फिर 63। व्हाट इज अ ट्रू प्लांट ब्रीडिंग लाइन? ट्रू प्लांट ब्रीडिंग लाइन मतलब क्या होता है? जिसमें कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। तो जब वो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता जाता है तो उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, वो सारी चली जाती है, वो एक होमोजाइगस सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अगर वो टीटी था तो वो धीरे धीरे करके या तो स्मॉल टी बन जाएगा या कैपिटल टी बन जाएगा, ऐसा रहता है। मेंडल सेलेक्टेड डैश नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। उन्होंने 14 नंबर ऑफ ट्रू प्लांट ब्रीडिंग वेराइटीज उन्होंने देखे थे। पॉड शेप कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर। तो पॉड शेप में क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते थे? देखो, या तो पॉड जो होती थी, मतलब कि मटर की जो पॉड होती है, वो या तो इन्फ्लेटेड हो सकती है, या तो फूली हुई हो सकती है, या फिर कंस्ट्रक्टेड हो सकती है। डोमिनेंट पॉड कलर इज येलो या ग्रीन? ग्रीन होता है। नेम ऑल द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स टेकन बाय मेंडल एंड देयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये नीट में 6 बार पूछा जा चुका है, 6 से ज्यादा बार, और अभी 2022 में भी आया था। तो ये मैं तुम्हें रटवा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, कोई भी प्लांट होता है उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसमें सबसे पहले क्या होती है? स्टेम होती है, ठीक है। फिर स्टेम से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा फ्लावर। फिर फ्लावर के बाद जब वो फ्लावर मैचुरेशन हो जाएगा तो उसमें क्या बन जाएगा? पॉड बन जाएगा। और पॉड के अंदर क्या होंगे? सीड होंगे। तो ये 4 चीज अपने को पता होनी चाहिए। अब स्टेम में हम क्या देखते हैं? स्टेम है तो भैया उसकी लंबाई देखेंगे। स्टेम के अंदर और क्या देखेंगे? हम लंबाई ही देखेंगे भैया। और फ्लावर है भैया तो फूल है तो कलर देखेंगे। फिर यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, फ्लावर की पोजीशन। ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना कि फ्लावर की पोजीशन। फिर आता है पॉड। तो पॉड में भी क्या देखेंगे भैया? कलर देखेंगे और शेप देखेंगे। और सीड में भी क्या देखेंगे? कलर देखेंगे और शेप देखेंगे। इस तरीके से 7 जो है इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी प्लांट के देखे। याद हो गए? सबसे पहले स्टेम हाइट, फिर फ्लावर, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन, फिर पॉड का कलर और पॉड का शेप, ठीक है, और सीड का कलर और सीड का शेप। ये याद हो गई अपने को चीजें। अब स्टेम की हाइट क्या हो सकती है? तो इसमें या तो स्टेम हाइट में क्या होगा? या तो ट्रॉल होगा या फिर डार्क होगा। फिर फ्लावर के कलर में क्या होगा? क्या कलर होगा? वायलेट होगा या फिर व्हाइट होगा। अब फ्लावर की जो पोजीशन होगी वो या तो एक्सियल होगी या फिर टर्मिनल होगी। जो पॉड है उसका शेप क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था, या तो इन्फ्लेटेड होगा या फिर कंस्ट्रक्टेड होगा। पॉड का जो कलर है, ठीक है, पॉड का कलर या तो ग्रीन होगा जो कि डोमिनेंट होता है, या फिर येलो होगा। सीड का जो कलर है वो यहाँ पे उल्टा रहता है, वो येलो यहाँ पे डोमिनेंट होता है और ग्रीन जो है हमारा वो नॉन डोमिनेंट रहता है, रिसेसिव रहता है। और सीड का जो हमारा शेप हो गया वो राउंड होगा अगर तो डोमिनेंट है, और डब्ल्यू मतलब रिंकल्ड होगा तो वो नॉन डोमिनेंट है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कैसे भी। डैश आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कौन है? जीन्स होते हैं। मेंडल ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द ट्रेड पेयर दैट ही स्टडीड। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात। पुणे स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय जर्मन या ब्रिटिश जेनेटिस्ट नेम। तो ये नीट में आ चुका है, 2018 में सवाल आया था। जब ये आया था तो मैं 2019 में था, तो बड़ा ही अजीब लगा कि नाम भी पूछ लिया, देश का नाम पूछ लिया, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि पुनीत भाई साहब जो थे वो इंडिया के भी नहीं थे, ना जर्मनी के थे, वो हमारे पुनीत भाई साहब ब्रिटिश के थे, और जिनका पूरा नाम था रिंगलैंड सी पुनेट। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीनोटाइप पता करने के लिए उसको क्या करते हैं, हम उसके रिसेसिव काउंटर पार्ट से टेस्ट क्रॉस करवा देते हैं। जैसे कि मान लो अगर टीटी है तो हम इसको क्रॉस करवा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस था या होमोजाइगस, डोमिनेंट था, ठीक है। मेंडल कॉल्ड जीन्स एस। जीन्स को क्या बुलाते हैं मेंडल जी? फैक्टर्स बुलाते हैं। फिनोटाइपिक रेशन, जीनोटाइपिक रेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत सिंपल क्रॉस होता है। उसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है अपना? 3:1। मतलब कि अगर तुम टीटी इंटू टीडी को क्रॉस कराओगे तो तुम्हारे को 3 लंबे प्लांट मिलेंगे, ठीक है, और एक अपना रिसेसिव मतलब कि शॉर्ट डार्क प्लांट मिलेगा। इसके बाद जीनोटाइपिक की बात करी जाए तो वो 1:2:1 आता है, क्योंकि जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे क्या चीजें बनती हैं? एक बनता है ये, 2 बनते हैं ये, और एक बनता है ये। नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम कराते हैं तो कुछ भी हम ले सकते हैं। मान लो ये हमने ले लिया, राउंड शेप ले लिया, तो वो हमारा बनता है 9:3:3:1। ये सब रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल,
दिमाग में रिफ्लेक्स आना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है। अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो ये कई बच्चों को पता नहीं होता है। सिंपल तरीका याद करने का 1:1, 2:4, 1:1, तो सिंपल 1:1, 2:4, 1:1। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर प्रोड्यूस व्हेन अ प्लांट द जीनोटाइप ये इज सेल्फ पॉलिनेटेड। तो ये थोड़े न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं जो कभी कभी नीट में पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि प्लांट है ये, ठीक है, इसको सेल्फ पॉलिनेट किया तो बोल रहा है कि कितने टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स बनेंगे। जैसे कि हमारा ये जो था इसमें कितने जीनोटाइप थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 टाइप्स के जीनोटाइप थे। अब इसमें कितने बनेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा कि नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल टू 3 रेज टू द पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर इनटू 2 नंबर ऑफ रेज टू द पावर नंबर ऑफ होमो हेटेरोपेयर। अब भैया क्या बोलना चाह रहे हो, क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो ये पूरा अपना चीज है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब तुम देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें ये सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे को हेटेरोपेयर कितने मिल रहे हैं, एक ये हेटेरोपेयर और ये हेटेरोपेयर, 2 हेटेरोपेयर मिल रहे हैं। और होमो हेटेरोपेयर को मिल रहा है क्या, जिसमें होमो हो और दूसरा हेटेरो हो, ऐसा कोई पेयर मिल रहा है क्या इसके अंदर अपने को, नहीं मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। तो ये इसका आंसर होगा। अब तुम बोलोगे भैया डिराइव कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इसके ऊपर मैं अलग से कभी अगर तुम्हें जानना है तो क्लास ले लूंगा, इसको डिराइव मैंने ही किया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ये सेल्फ पॉलिनेट होगा। अब यही चीज मैं फिनोटाइप कितने बनेंगे अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो फिनोटाइप का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। जो फिनोटाइप का फॉर्मूला है वो है 2 इंटू 2 की पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, वो समझ में आया, इंटू 2 की पावर नंबर ऑफ हेटेरो और रिसेसिव होमो पेयर, मतलब होमो में सारे नहीं, केवल जो रिसेसिव पेयर होते हैं। तो जैसे कि ये वाला जो हमारा हो गया इसमें, तो इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ हेटेरोपेयर कितने होंगे, जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो नंबर ऑफ हेटेरोपेयर कितने, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 हो गई। और हेटेरो और रिसेसिव होमोपेयर ऐसा कोई एक है इसमें नहीं है, तो 2 की पावर 0 हो गई। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, तो इसका आंसर है 4। कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस्ड इन, अगर यही वाला प्लांट इसमें ई भी है तो कितने टाइप्स ऑफ गैमीट बनेंगे। तो गैमीट के लिए तो सिंपल तुम समझ सकते हो यार कि गैमीट जब भी हम बनाते हैं, अगर तुम लॉजिकली भी समझो कि जब भी हम किसी प्लांट का गैमीट बनाते हैं, कि भाई तुमसे पूछा गया कि इस प्लांट का गैमीट क्या बनेगा, ठीक है, तो तुम क्या मुझसे बोलोगे कि भैया देखो ए है, तो ए तो सभी में है, सारे गैमीट में ए आ जाएगा, तो ए लिख दिया मैंने। अब बी में याद होगा कि एक किसी गैमीट में आएगा, एक में नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गए 2 तरीके के समझ में आ रहे हैं। सी तो सब में, दोनों में सी है, तो सी तो सारे गैमीट में होगा। डी हो सकता है किसी एक में आए और किसी एक में नहीं आए, तो यहाँ पे डी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डी आ सकता है, डी छोटा भी आ सकता है, और सेम ई के साथ होगा। तो कहीं ऐसा नहीं है कि 2 की मल्टीप्लीकेशन है कि जितनी बार हेटेरोपेयर होंगे उतनी ही बार बस 2 से मल्टीप्लाई करते जाना, तो वो वाली चीज हो जाती है। तो सेम अपन इसमें जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि 2 की पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर इज इक्वल टू गैमीट्स नंबर ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे अपने इस वाले प्लांट में, 1 2 3 हेटेरोजाइगस पेयर है ना, तो इसमें आ जाएगा 2 की पावर 3 मतलब कि 8 आंसर आ जाए। देखो ये जो सवाल हैं ये थोड़े मतलब काफी ज्यादा दिमाग वाले हैं, नीट में चांसेस कम है, बट अब चूंकि सिलेबस कम हो गया है, साथ में जो कोचिंग के पेपर्स हैं उनमें भी पूछा जाता है इस तरीके का सवाल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स व्हेन ये, जब ये क्रॉस करेगा तो कितने फिनोटाइप्स होंगे। तो फिनोटाइप्स का क्या फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर इनटू 2 की पावर नंबर ऑफ हेटेरो और रिसेसिव होमोपेयर। तो इसमें हेटेरो कितने, हेटेरोजाइगस पेयर कितने, बी और बी, तो एक हेटेरोजाइगस पेयर हो गया। नंबर ऑफ हेटेरो और रिसेसिव होमो, तो हेटेरो एक हो गया, रिसेसिव होमो तो एक और पेयर आ, तो 2 इंटू 2, ठीक है, 2 की पावर इंटू 2 की पावर मतलब 4, इसमें आंसर आ जाएगा। ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन ऑकवर्ड क्या बोलते हैं, अलील बोला जाता है। नेम द 3 लॉज गिवन बाय मेंडल। मेंडल साहब ने क्या लॉ दिए थे, पहला दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा law of independent assortment. Factors occurs in pair is a statement of Mendel's second law. Answer is false, ऐसा नहीं है। Alleles do not show any blending is a statement of, किसका स्टेटमेंट है ये, किसका स्टेटमेंट है ये, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सीन है डॉग फ्लावर। तो इस प्लांट का नाम बताइए, ये जो प्लांट है डिगाक्यू 1 में, तो ये वही प्लांट है डॉग फ्लावर जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, इसमें रेड व्हाइट और पिंक फ्लावर देखने को मिलते हैं। और इनका दूसरे नाम भी है, एक नाम है इनका स्नैप ड्रैगन और दूसरा नाम है इनका एंटी रेनम स्पीशीज। तो ये भी कवर हो गया अपना क्वेश्चन। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अ पेयर ऑफ एलील आर प्रेजेंट, ट्रू या फॉल्स, बिल्कुल सही बात। द ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही। द मॉडिफाइड एलील इज जनरली रिसेसिव एलील, ऐसा है क्या, आंसर इज ट्रू। इन केस ऑफ डैश F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, किस चीज के केस में, कब होता है ऐसा, कोडोमिनेंस के केस में F1 दोनों पेरेंट को रिसेंबल करता है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें A B और O रहता है, ठीक है। तो
कोडोमिनेंस कब देखने को मिलता है? जब हम बोलते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप है इसका, मतलब दोनों एंटीजन है और कोई भी ऐसा नहीं है कि केवल उसी को एक्सप्रेस होने दे रहा है, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली डोमिनेंट है, मतलब कि दोनों कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं। मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, नॉट इंडिविजुअल स्टडीज। ऐसा है क्या? बहुत बिल्कुल सही बात है भाई। अगर तुम मेरी बात करो तो मेरे अंदर केवल एक ही टाइप ऑफ वो होगा ना अलील, तुम्हारे अंदर अलग होगा, तो जब बहुत सारे लोगों की स्टडी करी जाएगी तब समझ में आएगा। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप आर, तो कितने फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स होते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप में? तो हमने सुना होगा कि भैया आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, बी है या ओ है, 4 ही होते हैं फिनोटाइप हो गए। जीनोटाइप्स कितने होते हैं हमारे पास? तो जीनोटाइप हमारे पास 6 होते हैं। ये कैसे आया वो तुम सोचना। अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, आंसर इज बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक जीन प्रोडक्ट जो होता है उसका अलग अलग इफेक्ट हो सकता है। जैसे अपन ने नीचे देखा कि एक जीन है मान लो जो कि स्टार्च बनाने का काम करता है, तो वही शेप भी डिटरमाइन करेगा और वही साइज भी डिटरमाइन करेगा, लेकिन शेप में वो कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है, साइज में वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस इज एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। पीस व्हेन कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू शेप शो कंप्लीट या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कैसा दिखाते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं। बट व्हेन कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू साइज शो कंप्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट दिखा। तो मतलब पीस को तुम कंपेयर करोगे शेप के हिसाब से तो उनमें पूरा मेंडल के लॉ फॉलो होते हैं। साइज के फॉर्म में करोगे तो इनकम्प्लीट दिखाएगा, क्योंकि उसमें 3 तुम्हारे को दिख जाएंगे। ठीक है, साइज में तुम्हारे को दिख जाएगा कि भैया छोटा, थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा, और शेप में या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, बीच का नहीं दिखता। व्हाट डज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज? क्या कहता है ये? समझ में नहीं आता कुछ बच्चों को। ये कहता है कि व्हेन 2 पेयर्स ऑफ traits are combined in a hybrid, the segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters। तो इसका कहना ये है कि जैसे तुमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है, तो इसमें जब तुम कंबाइन कर रहे हो तो इसका जो सेग्रीगेशन है, इसका इसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है टोटली। ठीक है, दोनों अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग असॉर्ट करेंगे, इनका एक दूसरे से कोई लिंकेज नहीं है। जबकि यही चीज आगे जाके मॉर्गन साहब ने गलत प्रूफ कर दी थी, लिंकेज होता है। असर्शन Mendel law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome। और रीजन क्या है? closely located gene assort independently। क्या होगा इसका आंसर? तो बिल्कुल सही बात है। जब मॉर्गन साहब आए तो उन्होंने बताया कि लिंकेज होता है और जितना क्लोजली रिलेटेड होगा उतना जो है ना अच्छा होल्ड नहीं करेगा। मेंडल का लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं होंगे, वो डिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, क्योंकि अगर सेम क्रोमोसोम पर हो गए तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंस रहेगा। तो सही बात है, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल गलत बात है। अगर क्लोजली लोकेटेड जीन्स हैं, कोई एक के पीछे एक बगल में ही है, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होगा, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो दोनों साथ में ही कहीं पर जाएंगे। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस इन ईयर डैश व्हिच रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल। तो कब भाई साहब ने पब्लिश किया था? तो 1865 में उन्होंने पब्लिश किया था, क्योंकि 1863 तक उन्होंने रिसर्च चली थी। और अनरिकॉग्नाइज्ड कब तक रहा? 1900 तक। इन डैश ईयर नेम द 3 साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर्ड मेंडल्स थ्योरी। कौन से ईयर में? तो हमने अभी देखा 1900 में 3 साइंटिस्ट कौन थे? एक थे डिब्रीज, एक थे कोरेंस और एक थे वॉन टेसनमार्क। ठीक है, तो शेनमार्क बोलते हैं लेकिन हम टेसनमार्क बोलते हैं, जिससे कि याद रहे कि टी आगे आता है। ठीक, इन डैश ईयर डैश एंड डैश गिव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन से ईयर में? तो 1902 में। कौन दोनों ने? सुट्टन जी थे और बोवरी जी थे। तो एक वाल्टर सुट्टन जी थे और एक हमारे बोवरी जी थे। द 2 alleles of a gene pair are located on homologous sides of homologous chromosome। ऐसा है क्या? तो एक जीन पेयर होता है, इसके जो 2 alleles हैं लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइड ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब कि जिनके पास सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए कोडिंग रहती है, कि जैसे मान लो यहाँ पे हाइट के लिए है तो यहाँ पे भी हाइट के लिए, तो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर आएगा बिल्कुल सही बात। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्रोमोसोम या जीन। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, हमेशा ही कंफ्यूज करता है। इसका आंसर आएगा जीन। जीन में जो इंडिपेंडेंट पेयर है वो सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और डिपेंडेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, कौन ने दिया था? तो हमारे मॉर्गन साहब थे, थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन वर्क ऑन विच एनिमल? तो कौन थे जी? ड्रोसोफिला। जो तुम देखते होगे ना, मक्खियां होती है जो केले के ऊपर लग जाती है, छोटी छोटी वाली, वो वाली। व्हाई डिड मॉर्गन चूज फ्रूट फ्लाई ओवर अदर्स? तो फ्रूट फ्लाई को क्यों उन्होंने चूज किया? उसको फ्रूट खाना था क्या? नहीं। तो उसने क्या देखा कि जो फ्रूट फ्लाई थे वो बहुत सिंपल से मटेरियल के ऊपर, सिंपल सिंथेटिक चीज के ऊपर ग्रो करे जा सकते थे, जो बाकियों के अंदर फीचर नहीं था। दूसरा, उन्होंने देखा कि वो अपनी लाइफ साइकिल बहुत जल्दी, एक दो वीक में अराउंड कंप्लीट कर देते। तीसरा देखा कि सिंगल मीटिंग से बहुत सारे प्रोजेनी होते थे, तो हम कोई मर भी जाए तो पता रहता था कि नहीं कोई बात नहीं, मिल रही है प्रोजेनी, एकदम खत्म नहीं होता था, हमारा जो रिसर्च है वो चलती रहती थी। चौथा की क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस था। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बड़ा अच्छे से था कि समझ में आता था कि ये फीमेल है ये मेल है। एंड मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी
फीचर्स कैन बी सीन बाय लो पावर माइक्रोस्कोप, कोई हाई फाई माइक्रोस्कोप की जरूरत भी नहीं। तो सोचो इतनी सारी चीजों की वजह से मॉर्गन ने फ्रूट फ्राई चूज किया और इतना आगे सक्सेसफुल हो गया। मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड फीमेल विद ब्राउन बॉडीड मेल, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात। मॉर्गन हाइब्रिडाइज रेड आइड फीमेल विद व्हाइट आइड मेल, आंसर इज फॉल्स। व्हाई डिड मॉर्गन चूज एक्स लिंक ट्रेड? एक्स लिंक ट्रेड ही क्यों चूज करे उसने? तो क्या होता है जब एक्स लिंक ट्रेड चूज करता है तो एक्स लिंक ट्रेड ही क्यों चूज करे उसने? तो देखो क्या होता है कि हमारे को पता है कि मेल के अंदर होता है एक्स वाई और फीमेल के अंदर होता है एक्स। अब मान लो कोई चीज है जो एक्स लिंक्ड है, ठीक है, तो हमारे को यहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं होता। यहाँ पर जब सेग्रीगेशन होता है तो या तो एक्स आता है या वाई आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में, ये भले ही ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है कि इन दोनों के बीच में ना अपना रिकॉम्बिनेशन हो रहा हो क्रोमोसोम का, कि इसका जीन इसके अंदर जा रहा है, इसका इसके अंदर जा रहा, नहीं। जबकि जो फीमेल है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, उसमें होता है कि हाँ भाई ये वाला रील उड़ के इधर चला गया, जब गैमीट बन रहा है तो दोनों में रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इस वजह से क्या है कि हम केवल इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें एक ही साइड का रिकॉम्बिनेशन स्टडी करना ही बड़ी बड़ी बात हो जाती है। हम दोनों साइड करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो यहाँ पर चूंकि नहीं होता रिकॉम्बिनेशन, अब यहाँ पर होता है, तो हमें बस यहाँ पर क्रोमोसोम में कैसे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कौन सा अलील है या फीचर है, वो कहाँ जा रहा है, तो वो हमें सीखने को मिल जाता है। जिस वजह से एक्स लिंक अगर हम डिजीजेस पढ़े या एक्स लिंक ट्रेट्स पढ़े तो वो बड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। डैश एंड डैश वर टाइटली लिंक टुगेदर एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। तो कौन से दो फीचर्स, व्हाइट और येलो जो था, ये कलर्स थे, ये टाइटली लिंक टुगेदर थे, ठीक है। और डैश एंड डैश विंग शो 13.2% रिकॉम्बिनेशन। तो कौन चीज? व्हाइट एंड मिनिएचर। व्हाइट और मिनिएचर में बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन था, 13.2 था। तो उसको याद करने का तरीका क्या है कि देखो व्हाइट और येलो क्या एक तरीके कलर है, तो कलर है तो उनमें एक समानता है, तो इस वजह से उनमें वो साथ रहते हैं, टाइटली लिंक्ड है और 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन है। जबकि व्हाइट और मिनिएचर तो अलग अलग चीज होगी, मिनिएचर विंग की बात हो रही है, व्हाइट कलर की बात हो रही है, तो ये रिकॉम्बिनेशन में ज्यादा रहती है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। मॉर्गन स्टूडेंट नेम डैश डिस्कवर डैश। तो मॉर्गन का स्टूडेंट का नेम क्या था? अल्फ्रेड स्ट्रोवर्ट, और इसने डिस्कवर क्या किया था? क्रोमोसोमल मैपिंग। डैश कॉइन द टर्म लिंकेज, कौन सा हमने लिंकेज कॉइन किया था? तो मॉर्गन साहब ने किया। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स ए एंड सी इज 5, बी एंड सी इज 15, बी एंड डी इज 9 एंड ए एंड डी 20, सी डी इतना इतना इतना। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दीस जीन्स ऑन अ लीनियर क्रोमोसोम? देखो इसमें क्या है, ए सी में क्या है, लिंकेज बहुत ज्यादा है क्योंकि 5% ही इसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ए और सी के बीच में 5 है, ठीक है। सी और डी के बीच में कितना? 24, ठीक है। अब आया बी, तो बोल रहे बी और सी के बीच में है अपना 15, तो 15 होगा तो फिर बी यहाँ आ सकता है, ठीक है। बी और सी के बीच में 15, बी और डी के बीच में कितना है? हमारा 9 है, तो ये 9 आ गया, है कि नहीं। अगर बी यहाँ होता तो फिर तो ये चीज नहीं आ पाती, ये चीज सेट नहीं हो पाती। तो कुल मिला के नंबर का गेम है यहाँ पे। ए और डी के बीच में 29 है, तो मतलब कि ये भी सही बैठ रहा है यार, क्योंकि 5 + 24 29 हो गया। तो इसका मतलब कि ए सी बी डी आएगा। तो इस तरीके से मैथ्स का यूज करके है ये। वन कैरेक्टर कैन बी कंट्रोल बाय मेनी जीन्स, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात। सच फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस बात को? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स, इन्फ्लुएंस होता है। एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर, जैसे कि ह्यूमन हाइट हो गई, ह्यूमन का स्किन कलर हो गया। ये एक ऐसी चीजें हैं जो केवल कैरेक्टर से, एक जीन से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती, खूब सारे जीन की वजह से ऐसा होता है। वेयर सिंगल जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर। अब एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल करने लगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। सच जीन्स आर कॉल्ड डैश जीन्स, क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी क्या होता है? फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम। कौन सा एंजाइम के लिए कोड करता है? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। दिस मैनिफेस्ट इनटू मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। 3 नेम करने हैं, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर और स्किन का पिगमेंटेशन होना। ये अपने 3 चीजें जो है बाहर निकल के आती है, फिनोटाइप में निकल के आती है। तो जब हम ये चीज देख रहे हैं, इसका मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये बंदा जो है फिनाइलकीटोन्यूरिया से सफर कर रहा है और इसमें फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन व्हिच ऑर्गेनिज्म? तो आंसर इज इंसेक्ट्स में। डैश डिस्कवर्ड एक्स क्रोमोसोम इन ईयर डैश थ्रू। तो हमारे कौन भाई साहब थे? हेनकिंग भाई साहब थे। 1891 में इन्होंने डिस्कवर किया था क्या चीज? स्पर्म से निकाला था एक्स क्रोमोसोम। मेरे ख्याल से हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से निकाला था। ड्रोसोफिला सेक्स डिटरमिनेशन सिमिलर टू, किसके सिमिलर होता है जी? ह्यूमन के। एक्सोटाइप सेक्स डिटरमिनेशन के एग्जांपल क्या? किसके अंदर देखने को मिलता है? ग्रास हॉपर में, और मोस्टली इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। इन एक्सोटाइप स्पर्म हैव द क्रोमोसोम एक्स व्हाइल एक्स हैव ओनली ऑटोसोम्स। ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स। एक जो एक्स होती हैं उनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी जो अपना स्पर्म है उसके पास कुछ नहीं होता, या फिर एक्स होता है। मतलब जो स्पर्म से ही डिसाइड हो रहा है कि मेल है या फीमेल है, या तो स्पर्म पे कुछ नहीं है वो जाके फर्टिलाइज कर रहा है,
तो वो क्या बन जाएगा, वो मेल बन जाएगा। और उसका सम के बाद एक्स है वो जाके फर्टिलाइज कर रहा है तो वो फीमेल बन जाएगा। तो जैसे अपने यहाँ वाई होता है, इसमें कुछ नहीं होता वाई की जगह। जेड डब्ल्यू इज अ टाइप प्रेजेंट इन, किसके अंदर, जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। जेड ओ टाइप इज प्रेजेंट किसके अंदर होता है, जेड ओ बटरफ्लाई के। एक्स वाई किसके अंदर होता है, हमें पता है हमारे अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर और ड्रोसोफिला। मेल हेटेरोगेमी का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल गेमी। अच्छा तो जेड डब्ल्यू जेड टू क्या फीमेल हेटेरोगेमी शो कर रही है, ऐसा है क्या, बिल्कुल। तो इसमें फीमेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, नॉट मेल्स। हाउएवर फीमेल्स एंड मेल सेक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स एंड ZW टाइप। ZW में फीमेल्स का क्या होगा, तो फीमेल विल बी कॉल्ड एज ZW, और मेल को क्या बोलेंगे, WW बोलेंगे, ZZ बोलेंगे। मेल विल बी कॉल्ड एज, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में XX फीमेल XX होती है, मेल XY होता है, ठीक है। तो तब भी हम क्या बोलते हैं, XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन ऐसे करके बोलते हैं, जैसे इसमें XY टाइप अपन ने बोला। तो इस तरीके से इसमें रहता है ZW, W इज जिससे डिटरमाइन होता है, W अगर किसी के अंदर है तो वो फीमेल हो जाएगी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज शोन इन डिगाक्यू 2 आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन X एंड Y एंड सेक्स ऑफ A एंड B, ठीक है। पहले तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन बताना है कि माइटोसिस है या मियोसिस है एक्स और वाई के अंदर। तो क्या है जी बताइए, फीमेल है 32 इसके पास है और गैमीट में 16 हो गया, तो क्या है, माइटोसिस हुआ कि मियोसिस हुआ, सिंपली क्या हुआ, मियोसिस हुआ, आधा हो गया ना। अच्छा मेल है तो मेल में यहाँ पे गैमीट बना, तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ या मियोसिस हुआ, तो माइटोसिस हुआ, क्योंकि 16 का 16 ही रह गए। अब 16 जब आगे बना तो ये 16 बन गया और इसमें 32 बन गया, तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो अगर तो ये साथ में आगे बढ़ जाता है और ये इसी को आगे चला देता है, ये मेल बन जाएगा। मेल में N क्रोमोसोम में, फीमेल में 2N। अगर तो ओवम से अकेले से पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू इसमें डायरेक्ट मेल ही बन जाएगा, तो ये A है। और अगर दो चीजें फ्यूज करती हैं, दो गैमीट, तो ये फिर शॉर्ट फीमेल बनाएंगे। तो इस तरीके से इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन है कि अगर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो फीमेल बनेगा, और अगर फीमेल ही जो अंडे हैं वो ऑटोमेटिकली पार्थिनोजेनेसिस से या तो मेल बना लेंगे, तो ऐसा है। फीमेल हनीबी है डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हमारे हनीबी के पास होते हैं 32। हनीबी डोंट हैव फादर एंड सन, हनीबी के कोई पिताजी और बच्चे नहीं होते क्या, आंसर इज फॉल्स, ठीक है। जो मेल्स हैं उनके पास कोई फादर और सन नहीं है, फीमेल्स के पास तो फादर और सन है। फीमेल है तो ये पैदा हुई है तो ये इससे फादर से पैदा हुई है ना, लेकिन मेल भाई साहब के पास कोई पिताजी है क्या, नहीं, केवल मम्मी ने पैदा कर दिया। डैश सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम ऑपरेट इन हनीबी, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। मेल्स इन हनीबी आर फाउंड बाय द मींस ऑफ डैश इन डैश। हनीबी के में जो मेल्स बनेंगे वो किससे बनेंगे, पार्थिनोजेनेसिस से इन द एग। डैश एंड डैश लिव एज डिप्लॉयड इन हनीबीज, कौन, तो दो जो उसमें अंदर होती है, क्वीन होती है और वर्कर्स होती है। क्वीन का काम होता है अंडे देना और वर्कर का काम होता है काम करना, हनी बनाना। हनी बीज हैव ग्रैंडफादर्स एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स, तो यस ये बिल्कुल साथ है भाई, सही बात है कि भैया जो मेल है उनके ग्रैंडफादर तो हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मदर के फादर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेल कैन हैव ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंड बच्चे भी हो सकते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन और कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन डैश सेल्स, कौन से सेल में, तो कैंसर सेल में होता है। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन क्या होगा, सिकल सेल अनीमिया। यूवी रेडिएशन कॉज म्यूटेशन, ऐसा है क्या, आंसर इज बिल्कुल सही। निम्न 2 कैटेगरीज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो 2 कैटेगरी क्या है, एक तो होता है मेंडेलियन, एक होता है क्रोमोसोमल। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करी जाए तो नेम द मेंडेलियन डिसऑर्डर जो एनसीईआरटी में दी गई है, 6 डिसऑर्डर दिए गए। तो पहला क्या है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया एंड थैलेसीमिया। एग्जांपल ऑफ 2 सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर तो क्या होंगे, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। एग्जांपल ऑफ 3 ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, तो सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया। मायोट्रोनिक डिस्ट्रॉफी इज ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड, डोमिनेंट या रिसेसिव ट्रेट। तो ये नीट 2022 का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे दिया है। ये एक ऑटोसोमल और डोमिनेंट ट्रेट है। द सिंबल यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस शोन इन डिगाक्यू 3, तो ये अपने को बताना है कि विच सिंबल टू ANI रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अपन ABCD करके पूरा समझते हैं। पहले तो देखो A क्या है, ये मेल है, B क्या है, फीमेल, C क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, हमें नहीं पता कौन है, D मतलब 5 अनस्पेसिफाइड ऑफस्प्रिंग, ये आ सकता है इस बार नीट में। E मतलब जिनको वो बीमारी हो चुकी है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। F मतलब क्या है, ये नीट में आया था अभी, G आया था। F मतलब बताओ पहले, F मतलब मीटिंग हो रही है, G मतलब क्या है, कंसेंगुअस मीटिंग, ठीक है, मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। H मतलब क्या है जी, तो H में सिंपल ये हो रहा है कि भैया पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हो रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। I मतलब क्या है, ये पेरेंट्स हैं और उनका जो मेल चाइल्ड है, मतलब बॉक्स मतलब मेल चाइल्ड, ये अफेक्टेड है, इसको कोई डिजीज है, ठीक है, समझ में आ गया। इन डिगाक्यू 3 का H, द ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंट एज रेक्टेंगल वाज बोर्न बिफोर सर्कल, इसमें जो ऑफस्प्रिंग ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये सर्कल के पहले पैदा हुआ था क्या,
आंसर इज फॉल्स। रेक्टेंगल बाद में पैदा हुआ था, जो बच्चा पहले पैदा होता है उसे आगे लिखा जाता है, जो बाद में पैदा होता है उसको बाद में लिखा जाता है, ये पता होना चाहिए। पीपल सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डैश एंड डैश कलर ड्यू टू डिफेक्टिव। किस दो चीज के बीच में, रेड और ग्रीन के बीच में डिफेक्ट नहीं बता पाते, क्योंकि किस में डिफेक्ट होता है, या तो रेड या फिर ग्रीन के कोन्स में डिफेक्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस ऑकर ड्यू टू म्यूटेशन इन विच क्रोमोसोम, किस क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, एक्स क्रोमोसोम के अंदर। कलर ब्लाइंडनेस ऑकर इन -% ऑफ फीमेल्स एंड -% ऑफ मेल, तो मेल में 8 होती है, फीमेल में 0.4, क्योंकि मेल में तो एक ही कॉपी है एक्स की, तो ज्यादा चांसेस है, और फीमेल में अगर एक खराब है तो दूसरे से कम चल जाए। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, व्हाट आर द चांसेस ऑफ अ प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडेड, नीट का सवाल है। तो कलर ब्लाइंड फीमेल है, मतलब कि इसमें दोनों जो है वो अफेक्टेड एलील्स हैं। मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, इन भाई साहब की मम्मी भी कलर ब्लाइंड थी, मतलब मम्मी के बाद भी दोनों अफेक्टेड थे, तो ये भाई साहब के पास भी अफेक्टेड ही होगा। एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, तो अब क्या चांसेस है, तो 100%, क्योंकि ये दोनों अलील मदर के पास भी कलर ब्लाइंड था और भाई साहब की मम्मी जी भी कलर ब्लाइंड थी, तो 100% चांसेस। व्हाट इज अफेक्टेड इन हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या अफेक्टेड होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि कैस्केड ऑफ, हम बोलेंगे कि कोई भी क्लॉट बनता है तो उसकी प्रोसेस में बहुत सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग प्रोसेस में, तो उसमें एक प्रोटीन होता है फैक्टर 8, ठीक है, तो या तो वो अफेक्ट हो सकता है या फिर सॉरी, तो उसमें प्रोटीन होता है फैक्टर 7, तो या तो वो अफेक्ट हो सकता है या फैक्टर 9 अफेक्ट हो सकता है। तो ये जब अफेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया, उसकी वजह से हमारा जो पूरी कास्केड है वो नहीं हो पाती, प्रोटीन इन्वॉल्व होना, और फिर बच्चे के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती है, तो अगर तुम उसको मारोगे तो उसका खून बहता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया वाज नॉट द कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स, कैरियर थी वो। HbA-HbS is a disease phenotype of sickle cell anemia, HbA-HbS is a disease फिनोमेना ऑफ सिकल सेल अनीमिया, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि इसमें एक अलील अभी भी जिंदा है, जब दोनों अलील HbS हो जाएंगे तो फिर डिजीज फिनोटाइप देखने को मिले। सिकल सेल ट्रेट हैज परसिस्टेड इन अफ्रीका बिकॉज ऑफ गिविंग सर्वाइवल एडवांटेज अगेंस्ट द डिजीज, कौन सी डिजीज, मलेरिया। Substitution of dash by dash at dash position of the alpha या beta position of hemoglobin occurs in sickle cell anemia. Substitution of glutamic acid by valine, ठीक है, एट द 6th पोजीशन ऑफ अल्फा या बीटा, तो बीटा पोजीशन, तो इससे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। द 6th कोडॉन दैट इज GAG इज कन्वर्टेड टू डैश व्हिच कॉज सिकल सेल एनीमिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, GAG किस में कन्वर्ट हो जाता है, GUG में कन्वर्ट हो जाता है। अंडर हाई या लो ऑक्सीजन टेंशन द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो डैश कॉजिंग चेंज इन शेप ऑफ RBC, तो पहले तो अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन में द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो क्या, अंडरगो पॉलीमराइजेशन, तो चेंज हो जाता है RBC का शेप फ्रॉम नॉर्मल टू इलांगेट, सिकल सेल जैसा दिखने लगता है, इस तरीके से सिकल सेल जैसा हो जाता है। तो डैश इज नॉट कन्वर्टेड टू डैश इन फिनाइल कीटोनुरिया, कौन किस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो फिनाइल एलानिन जो होता है हमारा वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो एज अ रिजल्ट फिनाइल एलानिन इज कन्वर्टेड टू किसके ऊपर, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाट डज फिनाइल कीटोनुरिया का मतलब क्या है, इसका जो लिटरल मीनिंग क्या है, देखो फिनाइल कीटोन्यूरिया, सबसे पहले न्यूरिया का मतलब समझेंगे, मतलब यूरिन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कीटो मतलब एक अपन ने पढ़ा है, तो मैं ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो कीटोन होता है कि एल्डिहाइड होता है, फिनाइल का फिनाइल सिंपल बात, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया का मतलब है कि जो फिनाइल एलानिन का कीटो वर्जन यूरिन में आ, तो फिनाइल एलानिन का कीटो वर्जन मतलब क्या होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड, तो फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर क्या है, कीटोन ग्रुप है इन कंपैरिजन ऑफ फिनाइल एलानिन जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये चीज होती है। टेल अ सिम्पटम ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, कैसे पता लगाओगे, डॉक्टर बनना है ना तुम्हें, तो कैसे पता लगाओगे, मेंटल रिटार्डेशन देखने में। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूलर फाउंड इन थैलेसीमिया, ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, ये मैंने जानबूझ करके लाइन डाली है, थैलेसीमिया से बिल्कुल सही समझते हैं कि थैलेसीमिया मतलब होता है कि डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ, बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन बनता है, कि बोलते हैं कि थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम और सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। बट एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि सेम टू सेम line. The defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately result in reduced rate of synthesis of one of the globin genes that made up the hemoglobin. This cause the formation of abnormal hemoglobin molecule, resulting in anemia. तो इसमें क्या है कि कम बन रहा है, इस वजह से abnormal hemoglobin molecule तब भी बन जाता है। Decrease in the globin gene synthesis causes abnormal hemoglobin formation, maybe due to low oxygen या जो भी रहता होगा। तो ये आंसर इसका ट्रू ही आएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नीट वाला ये पूछ सकता है इससे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ थैलेसीमिया, क्या होता है, तो थैलेसीमिया का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, अनीमिया इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। मेन रीजन व्हिच एक्चुअली कॉज थैलेसीमिया इज,
तो वही अपन ने समझा कि रिड्यूस इन द रेट ऑफ सिंथेसिस या तो अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेंज की वजह। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय जीन डैश इन डैश ऑन क्रोमोसोम डैश। तो कौन सा, HbA1 जीन या HbA2 जीन ऑन क्रोमोसोम 16। और बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय कौन सा जीन, तो HBB जीन होता है जो कि क्रोमोसोम 11 पे देखने को मिले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो अभी अपन ने समझा था कि थैलेसीमिया क्या होता है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, जबकि सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। एनीप्लॉइडी क्या होता है, एनीप्लॉइडी मतलब कि सेल डिवीजन जब हो रहा है तो क्रोमेटिड फेलियर टू सेग्रीगेट रिजल्ट इन गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एनीप्लॉइडी। मतलब क्या होगा कि सेग्रीगेट नहीं कर पाए, जहां पर मान लो माइटोसिस होनी थी तो एक में 2n रह गया, एक में 4n हो गया, एक में 0 हो गया, कुछ नहीं बचा क्योंकि सेग्रीगेशन नहीं हो पाया। व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी मतलब फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर अ गुड, मतलब सिंपल अपना टीलोफेज हुआ, सेल डिवीजन हुआ, उसमें टीलोफेज हुआ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होनी थी वो नहीं हुई, तो 2n की जगह 4n प्लॉइडी हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी क्योंकि भैया साइटोकाइनेसिस ही नहीं हुई। तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स में एकदम मिलता है, आपने कितना पढ़ा था कि प्लांट्स में ये हो जाता है वो हो जाता है। फंजाई में देखा था कि भैया वो तो करते ही नहीं है, उनको करने ही नहीं है साइटोकाइनेसिस, माइसीलियम बनाते हैं वो, तो ये होता है। अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर शोन एन इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम शोन इन डिगाकी 4 लेवल A2H। व्हाट डज G रिप्रेजेंट, तो ये अपने को डाउन सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। इसमें देखते हैं ए का मतलब क्या है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, हेड का जो बैक है वो फ्लैट होती है ऑसिपिटल साइड। बी क्या होता है, फिंगर के ऊपर मैनी लूप्स मिलेंगे, तुम्हें लूप्स मिलेंगे, ठीक है, मैनी लूप्स ऑफ फिंगर टिप्स। सी क्या होता है, पाम क्रीज देखने को मिलती है, पाम की क्रीज देखने को मिलेगी। डी क्या होता है हमारा, ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, फ्लैट होगा और ब्रॉड होगा। तो ई में बिग एंड व्रिंकल टंग होगी, जी वैसे बाहर की तरफ होगी और व्रिंकल्ड होगी। एफ क्या होता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज इनमें देखने को अपने को मिलती है। जी क्या है अपना, क्रोमोसोम्स हैं ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, कौन सी एनीप्लॉइडी होती है, तो अपन एनीप्लॉइडी ट्राइसोमी होती है। तो अपन आगे देखते हैं व्हाट हैपेंड इन डाउन सिंड्रोम, तो ट्राइसोमी होती है कहाँ पे, एट द क्रोमोसोम नंबर 21। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये 21 क्रोमोसोम है, और यहाँ पे तुम्हें 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं जहां पर कि 2 होने चाहिए थे, है कि नहीं। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डैश इन ईयर डैश। तो देखो कभी अगर इस तरीके से नीट पूछ सकता है कि भैया केवल ये डायग्राम दे दे तो तुम तो बहुत चक्की हो जाओगे कि भैया अब क्या करना है, तो वही देखना, तुमसे ज्यादा से डाउन ही पूछेगा, तो बस तुम ये देख लेना। अच्छा 3 है यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम पर टिक कर दे। द डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डैश एंड ईयर डैश। तो भाई साहब लैंडन डाउन थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था 1866 में। कंजेनिटल हार्ट डिजीज इज सीन इन डाउन सिंड्रोम, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात है। अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल दिए गए हैं यहाँ पे। तो ए क्या है हमारा, टर्नर सिंड्रोम, और बी क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या होता है, तो क्लाइनफिल्टर होता है हमारा 44 प्लस XXY, और टर्नर होता है 44 प्लस X0। सिंड्रोम में फीचर्स क्या होते हैं, तो शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होगा, स्मॉल राउंड हेड होगा, फरोड टंग होगी, पार्शली ओपन माउथ होगा, ऐसा मुंह खुला रहता है इसका। पाम उसका जो है ब्रॉड होगा, हाथ ब्रॉड होगा। कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज देखने को मिलेगी, अच्छे से क्रीज अच्छे से देखने को मिलेगी। रिटार्डेड होता है, फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट सब रिटार्डेड होता है, और ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, रिंकल टंग होती है, और कंजेनिटल हार्ट डिजीज होता है। फ्लैट अपन ने हेड देखा ही था, और मैनी लूप्स ऑफ फिंगर टिप्स अपन ने देखा ही था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस में भी तुम्हें बार बार लिखना पड़ेगा, बहुत पेपरों में आता है। अभी मैं दूंगा फाइनल एग्जाम में यही आता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के फीचर्स क्या होंगे। तो ये क्या है, ओवरऑल मस्कुलर डेवलपमेंट तो होता है इसमें, ठीक है, प्रॉपर जैसे मस्कुलर डेवलपमेंट अपने होता है नॉर्मल मैन का होता है, पर गायनेकोमैस्टिया मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, मेल बूब देखने को मिलेगा। फिर स्टेराइल होता है ये, ठीक है, आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकता, और टॉल होता है, लंबा होता है। इसके बाद अपन उसकी बात करें टर्नर की, तो रूडिमेंट्री ओवरीज होती है, ओवरीज किसी काम की नहीं है, रूडिमेंट्री। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है इसके अंदर, स्टेराइल है ये, और शॉर्ट स्ट्रेचर है, छोटी हेड की रहेगी। फिनाइल एग्जांपल ऑफ सिंगल जीन म्यूटेशन, ऐसा होता है क्या, आंसर है बिल्कुल सही बात है। टर्म्स फैक्टर वर इंट्रोड्यूस इन विच लॉ, कौन से लॉ में इंट्रोड्यूस हुआ था फैक्टर्स, तो फर्स्ट लॉ में बोला था मेंडल साहब ने कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि एक फैक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है, ऐसा करके। 3:1 रेशियो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय विच लॉ, किन लॉ ने बोला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में आता है ये बात। क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैव बीन वर्कड आउट इन विच ईयर, कौन से ईयर में, 1902 में। लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात है, फिजिकली वो लिंक्ड होता है। प्लियोट्रॉपी इज ड्यू टू, प्लियोट्रॉपी मतलब हमने क्या समझा था, एक जीन का मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है बॉडी। तो ये क्या होता है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, कोई मेटाबॉलिक पाथवे उससे 4 चीजें अगर बनती है, तो उस मेटाबॉलिक पाथवे के डिस्टर्ब होने की वजह से 4 चीजें नहीं भी बनेंगी। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर कॉज ड्यू टू, क्यों होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन की वजह से। अल्फा थैलेसीमिया ड्यू टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स, आंसर इज बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमने अभी पढ़ा HbA1
और HbA2 जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम 16 पे होते हैं, तो दोनों एक ही क्रोमोसोम पे है, तो मतलब दोनों लिंक्ड होंगे। हु नेम क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कौन दिया था? तो सुट्टन साहब ने दिया था, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया और आपको पता होना चाहिए, सुट्टन साहब ने दिया था, ना कि बोवरी साहब ने, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ जीनोटाइप इन मल्टीपल एलिलिज्म, तो मल्टीपल एलिलिज्म में नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो सिंपल फॉर्मूला है n+1/2, ठीक है।